सभी को नमस्कार और नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर करे कि इस साल जो भी सारे आपके सपने हों, जो भी आप तैयारियां कर रहे हो, वो सारे सपने सफल हों, वो सारी तैयारियां सफल हों और आप जो भी चाहते हैं वो आपको इस साल में मिले। देखिए, साल चेंज हुआ है, 24 से 25 हुआ और इसी के साथ जो नई जनरेशन है वो भी यहाँ पे आ गई है। अभी तक हमारी जो अल्फ़ा जनरेशन थी, जेन जी थी, वो थी सबसे लेटेस्ट। इसमें अभी तक अल्फ़ा थी, पर अब एक नई जनरेशन लोगों की जो कि बीटा जनरेशन है वो आ चुकी है। तो इस वीडियो में यही जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है अलग अलग जनरेशन्स, ठीक है, इसकी समय सीमा को कैसे तय किया जाता है और एक एक करके इन सब के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जनरेशन के नाम और समय सीमा कैसे तय किए जाते हैं, तो देखिए, कई सारे फैक्टर्स रहते हैं जिसमें ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, आर्थिक घटनाओं को इसमें आधार बनाया जाता है। जिसमें ये देखा जाता है कि कोई कुछ इस तरीके की चीज़ें हुई हों, जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था, युद्ध हुए हैं, चाहे अपना जो प्रथम और द्वितीय जो विश्व युद्ध हुए हैं वो रहे हों, तो इन सारी चीज़ों को देखा जाता है। इसी के साथ साथ तकनीकी बदलावों को और यहाँ पे मीडिया में जो बदलाव आते हैं उनको भी देखा जाता है। आमतौर पे ये जो बदलाव होते हैं ये लगभग 15 से 20 साल के समय अंतराल पे होते हैं और इस समय के दौरान की जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं उनको ग्रुप करके एक जनरेशन को बना दिया जाता। तो एक एक करके देख लेते हैं क्या क्या क्लासिफिकेशन है। सबसे पहले नाम देख लेते हैं। देखिए, ग्रेटेस्ट जनरेशन है सबसे पहली 1901 से 1927 के बीच के जो लोग हैं उनको इस जनरेशन में रखा जाता है। इसके बाद है साइलेंट जनरेशन। साइलेंट जनरेशन 1988 से 1945 के बीच के लोग हैं। बेबी बूमर जनरेशन कहा जाता है 46 से 64 के बीच के लोगों को। जनरेशन एक्स 65 से 80 का है दौर। और जनरेशन वाई या जिनको हम मिलेनियल्स भी कहते हैं, ये 1981 से लेके 1996 तक के जो भी लोग हैं इन सबको इस श्रेणी में रखा जाता है। वहीं पे जनरेशन जी, जिसको जेन जी कहते हैं, 1997 से 2010 के बीच के जो लोग हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं। जनरेशन अल्फ़ा, जो कि अभी तक लेटेस्ट जनरेशन थी, इसके अंदर 2013 के बाद के जन्मे सभी बालक और जो कि 24 के अंदर अंदर हों, तो ये सभी आते हैं। अब जो इस बार 25 से शुरू हुई है वो नई जनरेशन है जो कि है जनरेशन बीटा, 2025 से 39। तो एक एक करके सबके बारे में जानेंगे, पर सबसे पहले आज इसी जनरेशन बीटा के बारे में जानते हैं। देखिए, बीटा जनरेशन कैसी हो सकती है, क्या अनुमान लगाया जा रहा है कैसी होगी। तो सबसे स्मार्टेस्ट जनरेशन्स में से ये एक होगी, क्योंकि अभी तक हम गैजेट्स का यूज़ कर रहे थे, चीज़ें थी, टेक्नोलॉजी हमारे पास थी, बट अब जो टेक्नोलॉजी है वो नए लेवल पे जा रही है। अब हमारे पास कृत्रिम बुद्धिमत्ता है, एआई है, ठीक है, मशीन लर्निंग है। तो पिछली पीढ़ियों के मुकाबले अभी ये जो जनरेशन है ये सबसे ज़्यादा एडवांस होगी। ये तकनीक का उपयोग करके जो समस्याएं हैं उनको बहुत जल्दी सुलझा सकती है। उन्होंने इसके साथ साथ, क्योंकि अब जो प्रकृति है उसका हमने दोहन काफ़ी ज़्यादा कर लिया है, तो अब ये ऐसे उपायों को देखेंगे जो सस्टेनेबल रहें, स्थिर रहें। इस तरीके के विकल्प को ढूंढा जाएगा जिसमें ज़ीरो वेस्ट हो सकता है, इस तरीके का लाइफस्टाइल अपनाना, ग्रीन एनर्जी का उपयोग आदि करना, तो ये सारी चीज़ों की तरफ ये अग्रसर रहेगी। सोशल रिसर्चर जो है मार्क मैक्रिंडल, इनके अनुसार साल 2025 से 39 के बीच में पैदा हुए जो भी बच्चे हैं ये मिलकर दुनिया का लगभग 16% हिस्सा बनाने जा रहे हैं आगे, ठीक है। और जब ऐसा होगा तो समाज जो है वो नए तरीके से बदलेगा और नए आयामों को यहाँ पे हासिल करेगा। और यही जनरेशन वो जनरेशन है जो 22वीं सदी की शुरुआत देखने वाली पीढ़ी बनेगी। अभी हम लोग जो हैं, जो मिलेनियल्स हैं या उससे पहले के लोग हैं, वो 22वीं सदी की शुरुआत नहीं देख पाएंगे, ठीक है, क्योंकि आप मान के चल सकते हैं कोई 75-80 साल तक जीवित रह सकता है। अभी के सिनेरियो में देखें, कोई होगा कि हाँ 100 साल भी जी जाए आज के टाइम में भी, पर वो बहुत रेयर होंगे। बट यहाँ जो ये बीटा जनरेशन है ये पहले ऐसे लोग होंगे जो कि 22वीं सदी की शुरुआत भी देख पाए, ठीक है। तो ये तो बात हुई बीटा जनरेशन की। अब एक एक करके बाकी की भी सभी जनरेशन के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले पहली दो ग्रेटेस्ट जनरेशन है हमारी 1901 से 1927 की। ये पीढ़ी वह थी जिसने पहला विश्व युद्ध देखा, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के गवाह बने ये, ठीक है। और इसी के साथ इन्होंने विश्व युद्ध सेकंड को भी देखा, उसमें क्या भयंकर संकट आए, क्या चीज़ें रही, ये सारी चीज़ें इन्होंने देखी हैं। जो ग्रेटेस्ट डिप्रेशन आया, आर्थिक संकट जो था, उसका भी इन्होंने सामना किया है। और यही कारण है कि इस पीढ़ी के लोग बहुत ज़्यादा
संघर्षशील और मेहनती लोग थे। ठीक है, ये लोग ऐसे हैं कि मेहनत करके अपना खुद कुआं खोदेंगे और फिर पानी पिएंगे। ठीक है, इसका प्रभाव क्या हुआ कि ये स्वतंत्रता के लिए इन्होंने संघर्ष किया, स्वतंत्रता के लिए संघर्ष की इनमें भावना रही। आगे की पीढ़ियां जो आई उन्होंने अपने पैरों पे खड़ा होना सीखा। ये लोग अपने पैरों पे खड़े थे, इनको देखते हुए वो लोग भी इनसे मोटिवेशन लेके संघर्षशील बने। ठीक है, और इनमें वर्क एथिक्स वगैरह ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा रही। ठीक है, अगली जनरेशन जो है सेकंड जनरेशन, द साइलेंट जनरेशन, ये 1928 से 45 के बीच वाले लोग हैं। ये सारे थे, कौन थे? साइलेंट जनरेशन। ठीक है, इसकी क्या खासियत रही? अब देखो, ये सारे जो उठापटक थे, बदलाव थे, विश्व युद्ध थे, ये सारी चीज़ें अब हो चुकी हैं। ठीक है, तो ये लोग सामाजिक और राजनीतिक स्थिरता की ओर झुके हुए थे। ठीक है, परिवार और परंपराओं को इन लोगों ने अधिक महत्व दिया, जिसके चलते जो आज के हमारे समाज में पारिवारिक संरचना है, पारंपरिक मूल्य हैं, उन सबको बढ़ावा मिला। नहीं तो आज हम जिस तरीके का समाज देख रहे हैं उस तरीके का समाज ना होता, समाज की हमें कुछ और ही तस्वीर दिखाई देती। खामोशी से स्वयं पर नियंत्रण रखने की भावना इन लोगों में काफ़ी अधिक रहती है। मूल्य जो इनको सिखाए गए पीढ़ी दर पीढ़ी, इनसे पहले वाली पीढ़ियों में जिसमें संयम, अनुशासन, इस तरीके के मूल्यों से इन्होंने मार्गदर्शन लिया। ये थी हमारी दूसरी जनरेशन। तीसरी पे चलते हैं, बेबी बूमर्स। तो बेबी बूमर्स जो हैं ये 1946 से 1964 के बीच के जन्मे लोग हैं। ये पीढ़ी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पैदा हुई। ठीक है, तो इसने वो युद्धों की विभीषिका को नहीं देखा। ठीक, जब दुनिया में एक बड़ा जनसंख्या विस्फोट हुआ, युद्ध में बहुत सारे लोग मारे गए, बहुत सी और बीमारियां भी आई जिससे लोग मरे, और उसके बाद जब स्टेबिलिटी आई, आर्थिक तौर पे दुनिया पटरी पे आने लगी दोबारा से, मेडिकल जो संसाधन थे, सुविधाएं थी, वो और ज़्यादा विकसित हुई, तब ये लोग यहाँ पे आए। उनका सांस्कृतिक क्रांति और सामाजिक आंदोलनों में सक्रिय भागीदारी रही। देखो, सीधी सी बात है, जब आप भूखे रहोगे, आपके पेट में रोटी नहीं है, तो आप पहले रोटी की तलाश करोगे। ठीक है, आप स्टेबिलिटी की तरफ जाने की कोशिश करोगे। जब आप एक बार स्टेबल हो गए, जब आपके पास रोटी है, तब आप बाकी के मूल्यों के और बाकी चीज़ों के बारे में सोचोगे। तो क्योंकि अब स्टेबिलिटी समाज में थोड़ी आ चुकी थी, इस वजह से सामाजिक आंदोलनों में कि बदलाव लाने की जरूरत है, इस तरीके के कार्यों में ये पीढ़ी लगी। इस पीढ़ी ने समानता, धार्मिक स्वतंत्रता, मानवाधिकार के लिए आंदोलनों में भाग लिया। यही पीढ़ी थी जिसमें अधिक जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक प्रगति है, इसका पक्षधर बने ये लोग। युवा विद्रोह हो, चाहे वियतनाम युद्ध विरोधी आंदोलन हो, साम्राज्यवाद के खिलाफ संघर्ष हो, इस पीढ़ी ने ये सारे चीज़ों को देखा और किया। ठीक है, पारिवारिक संरचना को नए तरीके से देखा गया, जिससे बच्चों की जो परवरिश थी उसको लेके ये लोग अधिक सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थिंकिंग और फील्ड ओरिएंटेड दृष्टिकोण अपनाने लगी। इसके बाद आ जाते हैं अपनी जनरेशन एक्स, जो कि हमारी 1965 से 1980 की जनरेशन है। इसमें इस जनरेशन को स्लैकर पीढ़ी भी कहा जाता है, लेकिन ये एक गलत स्टीरियोटाइप था। इस पीढ़ी के लोग जो थे 1970 से 80 के दशक में बड़े हुए, जब एड्स की महामारी हो, एमटीवी संस्कृति हो, लिंग समानता जैसे मुद्दे उभर रहे थे। ठीक है, जेन एक्स ने पहली बार डिजिटल बदलाव देखे। ठीक है, जेन एक्स ने पहली बार डिजिटल बदलाव देखे कि एक तरीके की टेक्नोलॉजी चली आ रही थी और वो बदली, और उसमें किस तरीके से एकदम से परिवर्तन आया। कॉरपोरेट जीवन जो था वो यहाँ पे शुरू हुआ, नौकरी बाजार में स्थिरता आई, स्वतंत्रता का संतुलन यहाँ पे बनने लगा इस पीढ़ी में। ठीक है, जनरेशन एक्स के जो माता पिता थे, हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग की शुरुआत की, जिसमें वे अपने बच्चों को अतिरिक्त ध्यान देते थे। इस पीढ़ी ने स्वतंत्रता, नौकरी में संतुलन, व्यक्तिगत विकास, ये सारी चीज़ों पे ध्यान देना शुरू कर दिया। अगली जनरेशन जो कि है पांचवी, मिलेनियल्स, 1981 से 1996 के लोग। मिलेनियल्स वे लोग थे जिन्होंने इंटरनेट युग में अपना बचपन बिताया। ठीक है, इंटरनेट आ चुका था। ये पीढ़ी सोशल मीडिया, ऑनलाइन शिक्षा, डिजिटल क्रांति, इन सब के प्रभाव में पली बढ़ी, पर उनके शुरुआती बचपन में ही ये चीज़ें बहुत ज़्यादा नहीं थी, एक्सपोजर बहुत ज़्यादा नहीं था। 9/11 का वैश्विक घटना थी या आर्थिक मंदी रही हो, वो सारी चीज़ें इन लोगों ने देखी हैं। ये पीढ़ी सामाजिक जिम्मेदारी और समानता के मुद्दों पे गहरी रुचि रखने लगे। मिलेनियल्स ने स्मार्टफोन और सोशल मीडिया का भरपूर इस्तेमाल किया, और इसने
उनकी व्यक्तिगत और पेशेवर जो जीवन थे, जीने का तौर तरीका था, उसको बदला काफ़ी हद तक। ये पीढ़ी सामाजिक जो मुद्दे थे, अधिक जागरूकता थी, और जलवायु परिवर्तन, लिंग समानता, इस तरीके के मुद्दे जो आज भी आप देख ही रहे हैं, ठीक है। तो उसकी शुरुआत मिलेनियल से ही हुई है, ठीक है। जनरेशन जी, जिसको जेन जी कहते हैं, आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है ये वर्ड भी, है ना। ये पूरी तरह से डिजिटल दुनिया में जन्मे। जब जो मिलेनियल्स थे उनके दौर में शुरुआती इंटरनेट आया था, जो फ़ोन वगैरह थे वो शुरुआती दौर में थे, कीपैड वाले फ़ोन आ रहे थे, ठीक है। आगे चल के वो चीज़ें हुई, विकसित हुई, पर जेन जी को वो चीज़ें सारी शुरुआत से ही मिली। इनका जेन जी का जीवन मोबाइल फ़ोन, सोशल मीडिया, वर्चुअल दुनिया, इन सब से जुड़ा हुआ था, ठीक है। इस पीढ़ी का बड़ा ध्यान कहाँ कहाँ पे था? पर्यावरण पे, समानता पे, राजनीतिक जागरूकता पे, इन सारी चीज़ों में इनका ध्यान था, क्योंकि ये उस समय की ज़रूरतें हैं। सोच इनकी खुली है। क्यों खुली है सोच? क्योंकि इनको एक्सपोजर मिल रहा है, ये दुनिया से जुड़ सकते हैं सोशल मीडिया के थ्रू, अपना इंटरनेट के थ्रू। जेनजी ने अपनी सामाजिक जो जिम्मेदारी है उसको भी महसूस किया कि उनका क्या दायित्व है, क्या कर्तव्य बनता है वैश्विक मुद्दों, जलवायु परिवर्तन, चाहे मानवाधिकार हो, इन सब पे वो अपना स्टैंड रखते हैं, अपनी सोच रखते हैं, ठीक है। और इसको लेके वो जागरूक है, सचेत हैं। ये पीढ़ी डिजिटल विश्व में जीने के कारण आभासी संवाद में ज़्यादा माहिर हो गई है। यही कारण है कि आने वाली पीढ़ी जनरेशन बीटा के लिए डिजिटल परिवर्तन और वैश्विक जागरूकता दो प्रमुख प्रेरणा स्रोत होंगे। इसके बाद अभी तक हमारी जो लेटेस्ट जनरेशन थी, जनरेशन अल्फा, वो आती है 2010 के बाद जन्मी, डिजिटल और तकनीकी माहौल में जन्मे, वाइपिंग की दुनिया में बड़े हो रहे हैं, और इंटरनेट और सोशल मीडिया के साथ टेक्नोलॉजी केवल एक उपकरण नहीं है, बल्कि अब क्या है, जीवन का एक हिस्सा बन गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी इवन अब जीवन का धीरे धीरे हिस्सा बनता जा रहा है। ऑटोमेशन में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। इंटरनेट और सोशल मीडिया पे निर्भरता काफ़ी ज़्यादा हमारी बढ़ती जा रही है। हमारा जो स्क्रीन टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो ये जो जनरेशन है ये है ही इसी दौर में। अब जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता है, जैसे एलेक्सा है, गूगल असिस्टेंट्स है, ठीक है, तो ये स्मार्ट स्पीकर्स आए इसी दौर में, स्मार्ट घड़ियाँ आने, फिटनेस ट्रैकर्स, स्मार्ट उपकरण, ये सारी चीज़ें हैं। और इवन जो एडटेक स्टार्टअप्स हैं, एडटेक जहाँ पे एजुकेशन में भी टेक को डाला गया, ये सारी चीज़ें यहाँ इसी जनरेशन में। तो आशा है सारी जनरेशन्स आप अच्छे से समझ गए होंगे कि इसमें क्या परिवर्तन है। हालांकि ये काफ़ी डिटेल्ड टॉपिक है, और अगर आप इन सारे बदलावों को, इन सारी चीज़ों को देखें तो उसके लिए हमें, अगर हम डिटेल में बात करें तो घंटों का समय चाहिए, ठीक है। कम से कम 1 घंटे का आपको टाइम चाहिए। पर फिर भी कोशिश की है कि छोटे में, सूक्ष्म में ही आप मोटे मोटे तौर पर इसको समझ सकें। अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लें इसी तरीके के अन्य वीडियोस के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत सारा ध्यान रखिए।